हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। तो दोस्तों, इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज में लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मॉसफेट के क्वेश्चंस को। सो इन द टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन। सो आज का पहला क्वेश्चन है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है, गेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉसफेट जो टॉपिक है दैट्स इंपॉर्टेंट वन। मतलब एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉसफेट से हर साल पेपर में। लास्ट 2018-19 के बाद से ये ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें मॉसफेट के क्वेश्चंस जनरली एक या दो क्वेश्चन हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में फ्रेम होते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक की खास बात ये भी है कि ये ईडीसी में भी है और बेसिकली ईडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों सेक्शंस में इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। गेट 22 इस साल का ही पेपर अगर आप देखें तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली ईडीसी पार्ट में भी पूछे गए हैं मॉसफेट से और एनालॉग पार्ट में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है एनालॉग सेक्शन से जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन है तो आप एक तरह से ईडीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट ओके टू से कि ये एनालॉग का क्वेश्चन है। ओके, इनफैक्ट एनालॉग में इसे ज़्यादा कंसिडर किया जाना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द CMOS सर्किट शोन इन द फिगर। Substrates are connected to their respective sources. Okay, the gate width W to gate length ratio W by L of the transistors are as shown here. So actually यहाँ पर width to length ratio दिया गया है 5 है पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए, तो इसको चलो मैंने बोल दिया कि ये है M1 और इसको हमने बोल दिया कि ये है M2। ठीक है, तो M1 के लिए W by L दिया गया है 5 और जो M2 है उसके लिए दिया गया है 1। Okay, both the transistors have the same gate oxide capacitance per unit area, यानी कि जो C oxide है वो दोनों के लिए आइडेंटिकल है, सेम है। ओके, फॉर द P MOSFET the threshold voltage is -1 volt। जो P MOSFET आपको दिया गया है, यानी कि इनमें से P MOSFET कौन सा है, डेफिनेटली जिसमें बबल है। ये सिंबल हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि जो यहाँ पर जैसे गेट रीजन पर बबल इंडिकेट करते हैं कई बार यहाँ पर जो सोर्स रीजन है उस पर एरोस की डायरेक्शन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपको मॉसफेट दिया गया है वो एन चैनल है या फिर पी चैनल है। तो यहाँ पर जहाँ बबल होता है वो होता है पी चैनल। तो M1 जो है दोस्तों वो है पी चैनल और जो M2 है वो है एन चैनल। क्लियर इतनी बात सभी को? ओके, आगे बोला गया एंड द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये दिया गया है आपको मोबिलिटी म्यू की वैल्यू, म्यू एन बेसिकली, और सॉरी म्यू पी होल्स का है। ओके, फॉर द एन मॉसफेट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 1 वोल्ट। इसके लिए 1 वोल्ट दिया गया है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, एंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, हालांकि मोबिलिटी ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन लगभग 2.5 टाइम्स लगभग होते हैं जनरली, लेकिन इसमें बोला गया है 300। दैट्स फाइन, हमें जो दिया गया है वही हम मान के चलेंगे। द स्टेडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज V0 इज, सो काफी कुछ लैंग्वेज है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू क्या होगी स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ये है क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इक्वल टू 0 वोल्ट होगी, मोर देन 2 वोल्ट होगी, लेस देन 2 वोल्ट होगी, इक्वल टू 2 वोल्ट होगी। यानी कि आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं निकालना है। अगर आपका आंसर 2 वोल्ट के इर्द गिर्द कुछ आ रहा है जो भी है, तो लेस देन ग्रेटर देन से काम आपका चल सकता है। ओके, मतलब फ्रैक्शन में कुछ 2 वोल्ट टाइप आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप नोट कर लें। क्वेश्चन को लिख लिया है सभी ने? क्वेश्चन लिखा सभी ने? ओके, चलिए स्क्रीन को पॉज करके जिनको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है बिल्कुल भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सी, सबसे पहले गाइज हमें सर्किट को नोटिस करना चाहिए। CMOS है डेफिनेटली, M1 जो है वो पी चैनल मॉसफेट है और जो M2 ट्रांजिस्टर यहां पर कनेक्टेड है वो है एन चैनल मॉसफेट। ओके, इतनी बात हमने समझ ली। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां से ये हो गया ड्रेन रीजन ऑफ M2, ये इसका गेट रीजन हो गया, ये सोर्स रीजन हो गया। करंट कंडक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, बात समझ में आ रही है आपको? इसी के रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करते हैं पी चैनल मॉसफेट के रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें यहां से, तो ये है इसके लिए गेट, यहां पर ये भी इसका ड्रेन होगा और ये हो जाएगा इसका सोर्स टर्मिनल। ड्रेन रीजन इज कनेक्टेड टू गेट, M2 ट्रांजिस्टर के अंदर ऐसा है। और अगर आप एक चीज समझें तो ड्रेन इज कनेक्टेड टू गेट M1 ट्रांजिस्टर के अंदर भी इस तरह से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो एक चीज हमने डिस्कस की थी कि जब भी किसी मॉसफेट के अंदर ड्रेन और गेट रीजन शॉर्टेड होते हैं
तो आप कॉमन सेंस से भी इस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसे क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे हमने बोला VDS इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू VGS माइनस VT। ओके, ये कंडीशन होती है जब ट्रांजिस्टर क्या होता है, सैचुरेशन में होता है। और इसके अपोजिट कंडीशन मान लीजिए VDS इज लेस देन VGS माइनस VT है, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ट्रायोड रीजन में होगा। और VGS की वैल्यू V थ्रेशोल्ड से कम है, तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। तो एक चीज समझना है हमको, जब भी ड्रेन और गेट शॉर्टेड होते हैं तो उसका मतलब है कि जो ड्रेन वोल्टेज है वो गेट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो VD माइनस VS, VGS माइनस VS माइनस VT, तो VS एंड VS यहां से कैंसिल हो गए। ओके, और आप एक चीज देखिएगा, ये जब दोनों इक्वल हैं तो यहां से अगर हम बोलें तो VD हमेशा क्या होगा, VG माइनस VT से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये बात। मैंने क्या बोला, ड्रेन इज शॉर्टेड टू गेट। तो अगर ड्रेन रीजन गेट से शॉर्टेड है तो गेट में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ड्रेन वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब जब भी ड्रेन शॉर्टेड टू गेट होगा, ड्रेन शॉर्टेड टू गेट, इन दिस कंडीशन हम बोल सकते हैं ऑलवेज transistor will be in saturation if it is in on state, if it is on। मतलब या तो ट्रांजिस्टर इस कंडीशन में कट ऑफ में रहेगा, मान लीजिए ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, फिर ओके, सप्लाई मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है तो डेफिनेटली ऑपरेट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर स्टार्ट हो गया तो इस कंडीशन में हमेशा ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा। मतलब कभी भी ट्रांजिस्टर इस कंडीशन में ट्रायोड रीजन में आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो पहले इसको आप इतना समझें। तो एक चीज हमने यहां से देखी कि M1 M2 दोनों ट्रांजिस्टर्स के रिस्पेक्टिवली ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, मतलब M1 M2 दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या होंगे, सैचुरेशन में होंगे। ओके, पहली बात हमने समझ ली। दूसरी बात अगर आप ध्यान दें तो एक चीज और नोटिस इसमें कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां से पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो करंट है, पहले वाले M1 ट्रांजिस्टर का जो करंट है, उसको अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये IDS1 है, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का जो करंट है, क्योंकि आप जानते हैं मॉसफेट के अंदर अगर करंट फ्लो हुआ तो एक ही करंट फ्लो होता है ना, दो करंट की गुंजाइश नहीं है। BJT में हम बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, बहुत सारे सिचुएशंस वहां पे बन सकती हैं। यहां पर करंट फ्लो हुआ तो ड्रेन टू सोर्स एक ही पॉसिबिलिटी है, गेट में करंट होता नहीं है। क्लियर है? तो यहां से आप क्या देखेंगे कि IDS2 यहां पर फ्लो हो रहा है। मतलब एक चीज बहुत क्लियर है कि M1 के अंदर जो करंट जा रहा है वही करंट M2 के अंदर भी जाएगा। यानी कि फ्रॉम सर्किट हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि करंट अगर फ्लो हुआ तो IDS1 IDS2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सर्किट IDS1 इक्वल टू IDS2। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर करंट फ्लो हुआ तो सैचुरेशन में होगा, यानी कि सैचुरेशन में जो करंट इक्वेशन हम पढ़ते हैं वो हम यहां पर यूज करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों का करंट जो है वो इक्वल आएगा। मेरे साथ आप नोट करते रहेगा, इसको नोट कर लें। पहले आप लिख लिया आपने यहां तक, थोड़ा सा स्क्रीन को हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कब क्या लिखना है। इसको लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी लिख लें, IDS1 इज इक्वल टू IDS2 लिखा आपने फ्रॉम सर्किट। हम ये बोल सकते हैं कि IDS1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बोलो। एज यूजुअल जनरल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। हमने बोला M1 जो है PMOS है, तो ISD बोल देंगे इसको, दैट्स विल बी साउंड बेटर। ओके, अल्टीमेटली मीनिंग वही है, ठीक है। ISD बोल सकते हैं इसको, ISD1। तो मैंने लिखा है यहां पर IDS1, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पर ISD1 इक्वल टू लिखेंगे म्यू पी सी ऑक्साइड। अब यहां पर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लासरूम में मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो जिन लोगों ने अटेंड किया है उनको मालूम होगा, बाकी अटेंड नहीं किया है आपने तो कोई बात नहीं, आपको मैं यहां लिख रहा हूं, बट आपको याद करना पड़ेगा इसे। VSG माइनस VTP
होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिखते हैं। सैचुरेशन रीजन में पी चैनल मॉसफेट के अंदर करंट इक्वेशन होती है ये। ओके, इतना बात हमने समझ ली है। चलिए अब जरा इसमें ISD1 की वैल्यूज में हमारे पास क्या क्या नोन है वो सब लिख देते हैं। देखिएगा, वापस आते हैं। देखिए क्या क्या नोन है यहाँ पर। मोबिलिटी ऑफ होल्स नोन है म्यू पी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके, W/L भी आपको दिया गया है। ऑक्साइड कैपेसिटेंस दोनों के लिए सेम है तो हम ऐसे C ऑक्साइड ही लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो करंट पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। म्यू पी कितना है 40 और 30, आई एम सॉरी, एक बार देख लेते हैं 40। चलिए 40 इंटू C ऑक्साइड वही है सभी के लिए। W/L पहले वाले का हम बात कर रहे हैं, पहले वाले की, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 तो जिंदाबाद है ही। VSG सोर्स टू गेट वोल्टेज, VSG सोर्स वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा सोर्स वोल्टेज यहां पे कितना है 0 वोल्ट है बिल्कुल। और गेट वोल्टेज कितना है, गेट वोल्टेज वही है जो V0 है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल, गेट वोल्टेज क्या ये सब शॉर्टेड है यहां से, तो गेट वोल्टेज वही है जो V0 है। यानी कि VSG कितना हो जाएगा बोलो, VSG इक्वल टू हो जाएगा V सोर्स माइनस V गेट। सोर्स वोल्टेज है 0 तो 0 माइनस V गेट, और जो V गेट है वही है V0, तो VSG हो गया माइनस V0। तो हमने लिखा यहां से डायरेक्ट माइनस V0 माइनस VTP। अच्छा, VTP का हमें वैल्यू यहां पर दिया गया होगा पी चैनल के लिए -1, लेकिन फॉर्मूले में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात की गई है तो सीधा आप ऐसे लिख देंगे इसको। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। क्लियर सभी को? इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। ओके, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, यानी कि IDS2। IDS2 क्या आएगा बोलो? IDS2 इज इक्वल टू आएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी वही, यहां पर भी सैचुरेशन करंट की इक्वेशन लिखी जाएगी μN C ऑक्साइड W/L टाइम्स, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 2, यहां आएगा बिल्कुल VGS माइनस VT होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हमको दिया गया। μN की वैल्यू दी गई है 300, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, C ऑक्साइड दोनों के लिए सेम है, सो वंस अगेन C ऑक्साइड लिखेंगे, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया गया है 1 वोल्ट। तो यहां से हमारे पास IDS2 की वैल्यू आ गई μN 300। ओके, C ऑक्साइड को एज इट इज C ऑक्साइड ही लिख देते हैं। अच्छा, विड्थ टू लेंथ रेशियो कितना दिया गया है? आई थिंक 1 दिया मुझे लग रहा है, यस 1। विड्थ टू लेंथ रेशियो डायरेक्टली देते हैं 1। और VGS हमें यहां से समझना चाहिए कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने मुझे लग रहा है M2 का मैंने लिख दिया था ऊपर वाले में, है ना? यहां पे कुछ गड़बड़ हमने कर दी। VSG हमें लिखना था एक्चुअली हमने कुछ गड़बड़ कर दी, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, कुछ लोगों ने नोटिस की होगी ये बात। मैंने एक्चुअली जो डेटा M1 में लिखा जाना चाहिए था वो M2 में लिखा जाना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर M1 में ही यूज कर लिया है, तो मुझे जरा करेक्शन करना है, ध्यान देंगे जरा। VSG की वैल्यू समझ लेते हैं क्या होगी। V सोर्स, ये है सोर्स वोल्टेज, कितना है ये 4 वोल्ट। अब ये पहले वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। ये है 4 वोल्ट और जो गेट वोल्टेज है वो डायरेक्टली शॉर्टेड है यहां से, ये V0 से, तो ये हो गया VSG होगा 4 माइनस V0। हमने कुछ और लिख दिया उल्टा सीधा, है ना? 4 माइनस V0 होगा ये, तो मुझे यहां लिखना चाहिए 4, क्या लिखना चाहिए बोलो? 4 माइनस V0 माइनस 1। अब सही है, तो 3 माइनस V0 हो जाएगा, जो भी। क्लियर है सभी को? अब जरा देखो यहां पर जो VGS आएगा वो होगा VG माइनस VS। समझ गया ना आपने क्या करेक्शन था? मैं एक बार समझा देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। VSG जो है वो एक्चुअली मैंने यहां पर इसको लिख दिया यहां से, ये सोर्स वोल्टेज 0 और G वोल्टेज यहां से, ये एक्चुअली M2 के लिए है। हमने पहली वाली इक्वेशन लिखी M1 के लिए, तो VSG आएगा यहां से सोर्स वोल्टेज 4 वोल्ट और गेट वोल्टेज V0। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई नई चीज नहीं, ठीक है? अब देखिएगा VGS क्या हो जाएगा बोलो? V0 जो है VG गेट वोल्टेज माइनस VS 0 वोल्ट, यानी कि VGS की वैल्यू हम बोल सकते हैं V0 माइनस 0। तो VGS आ गया दोस्तों एज इट इज हमारे पास V0, तो ये हो गया V0 माइनस V थ्रेशोल्ड, इसका कितना वैल्यू दिया गया इसका 1 होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3,
क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का करंट मैग्नीट्यूड सेम होगा? बिल्कुल सही बात है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे बाय इक्वेटिंग इक्वेशन by equating equation 2 and 3. So equation number 2 है 40 into 5 means कितना हो गया? 200 by 2 यानी कि 100 यूनिट बाय एक बार चेक कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। 100 into 3 minus v naught whole square इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा ये? हाँ, सी ऑक्साइड भी है इसमें, कोई बात नहीं, सी ऑक्साइड वैसे ही कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। 300 टाइम्स, क्या हम लोगों ने सही लिखा है यहां तक, है ना? 300 टाइम्स, एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ की इसमें लग रहा है। म्यू एन सी ऑक्साइड, म्यू एन की वैल्यू कितनी है? 300 है ना? 300 है, यस। डिवाइडेड बाय 2 तो किया ही नहीं, 300 थोड़ा रह जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 150 हो जाएगा एक्चुअली। 150 टाइम्स वी नॉट माइनस 1 होल स्क्वायर, इतना हो गया। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आ गया हमारे पास सी ऑक्साइड विल बी कैंसिल इन बोथ साइड्स। ओके, सो 100 टाइम्स 3 माइनस वी नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 150 इंटू सी ऑक्साइड वी नॉट माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, इतना सही है, करेक्ट है इतना कैलकुलेशन, मुझे यहां तक लग रहा है। 40 इंटू सी ऑक्साइड W बाई एल दैट इज 5। ओके, और ये हो गया W बाई एल 1 है, 300 बाई 2 150। क्लियर है इतना? सही है, यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए अब जरा हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ अगर, तो 10 टाइम्स 3 माइनस वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150। बड़ा अजीब सा आंसर दिख रहा है, वी नॉट माइनस 1, इतना आ गया। या हम इसको अभी एज इट इज इक्वेशन जो बन रही है क्वाड्रेटिक, उसी को सॉल्व कर लें, वो बेटर होगा, ठीक है ना? यहां से हमने डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया 3, सॉरी ये आ गया यहां पर 3 और ये आ गया 2, तो 2 इंटू 9 प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस 6 वी नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वी नॉट। सो ये हो गया 18 प्लस 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस 12 वी नॉट इज इक्वल टू 3 वी नॉट स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 वी नॉट। इतनी बात सही है? चलिए दोस्तों, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर ये उधर गया, तो ये हो गया 6 वी नॉट, ध्यान दीजिएगा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और इसको हमने उधर भेजा तो माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहां से, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60 प्लस डिवाइडेड बाय, प्लस क्यों, ये माइनस है ऑलरेडी, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 6 प्लस माइनस 60 प्लस 36 कितना हुआ? स्क्वायर रूट अंडर द 96 है ना, 96 स्क्वायर रूट, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 96 स्क्वायर रूट किया तो 9.79 समथिंग जो भी है, 9.79, 9.8 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो भी लिखना है, ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। चलिए एक बार हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, तो बेसिकली माइनस साइन अगर यूज़ किया तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइडेड बाय किया और माइनस 7.8 समथिंग आएगा। एक और वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव वाली, है ना। अगर हम इसमें क्या करें, 9.79 माइनस 6 किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आया 1.895, 1.895। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब जरा ये देखना पड़ेगा हमें कौन सा हो सकता है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो बताइए जरा इसमें कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। वी नॉट क्या नेगेटिव हो सकता है? ध्यान दीजिए, वी नॉट है क्या यहां पर, अगर हम सर्किट को नोटिस करते हैं तो वी नॉट हम यहां से अपेयर कर रहे हैं जो कि ड्रेन गेट वोल्टेज है। अगर वी नॉट नेगेटिव हुआ तो ये सर्किट ऑपरेट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात, क्योंकि
वी नॉट क्या है, करस्पॉन्डिंग टू ड्रेन वोल्टेज है, गेट वोल्टेज है। सर्किट ऑपरेट करने की ही उम्मीद खत्म हो जाएगी अगर वी नॉट नेगेटिव हो गया तो। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा, ये तो हो नहीं सकता है, 1.895 इसका आंसर होगा। लेकिन उसमें एग्जैक्ट पूछा नहीं गया हमसे, 1.895 आ गया, मतलब आप क्या बोलेंगे, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2? लेस देन 2। लेस देन 2 वोल्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब स्क्रीन को रोकें और आराम से इसको लिखें। लिख लें आप, पहले इस इक्वेशन को लिख लें। यहां से सारा कुछ मैंने ट्राई किया है, बहुत सिंपल पॉसिबल वे में आपको एक्सप्लेन किया जाए, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है दोबारा से, लेकिन आप नोट इसे कर लें। लिखा है यहां तक, इसको भी नोट करें, इतना लिख लिया है, इसको भी लिख लें, ये लिखा फाइनली, और हमारे पास आंसर आ गया V नॉट इक्वल टू 1.895 वोल्ट। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट में पूछा गया था। दिस वन वाज फॉर एन आइडियल मॉसफेट बाइज्ड इन सैचुरेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल सिग्नल करंट गेन फॉर अ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर इज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने अगर मॉसफेट पढ़ा है तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसको आंसर करने में। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में करंट गेन इनमें से क्या है, ये क्वेश्चन है, समझिएगा। कॉमन ड्रेन, सो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की, तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के अंदर इनपुट टर्मिनल जो होगा, इनपुट नोड, वो क्या होगा बोलो, गेट होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें कि इसकी आउटपुट नोड की, तो दोस्तों आउटपुट नोड होगा इसका सोर्स। अच्छा, करंट गेन क्या होगा, करंट गेन की बात की गई है तो वो होगा लोड करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट नोड तो गेट है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि करंट गेन होगा लोड करंट डिवाइडेड बाय गेट करंट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन गुंजाइश नहीं। ध्यान दीजिएगा, बोला गया कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का मतलब होता है इनपुट नोड होना चाहिए गेट और आउटपुट नोड होना चाहिए सोर्स। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इनपुट नोड को नोटिस करें तो वो गेट है, यानी कि IG। हमने बोला मॉसफेट के अंदर सिर्फ एक ही करंट होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट, IDS। अगर हम बात कर रहे हैं N चैनल की तो IDS बोलेंगे उसको, ड्रेन टू सोर्स। चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो हो रहा है, सोर्स टू ड्रेन हो रहा है, N चैनल है तो ड्रेन टू सोर्स करंट माना जाएगा, फ्लो ऑफ अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर P चैनल है तो हम ISD करंट बोलते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ड्रेन टू सोर्स ही चार्ज कैरियर्स का फ्लो है, तो वहां पर ही करंट होगा। जो गेट रीजन है वो इंसुलेटेड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर से। तो ऑलवेज फॉर मॉसफेट, कैसा भी मॉसफेट हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लगा हो, एक बात हमेशा याद रखनी है, गेट करंट मॉसफेट का 0 होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर के थ्रू कनेक्टेड होता है। अच्छा, गेट करंट 0 है भाई साहब, तो करंट गेन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब ये मत सोचिएगा इसका करंट गेन इन्फिनिटी है, इन्फिनिट अमाउंट से करंट को ये इंप्रूव कर सकता है, गेन प्रोवाइड कर सकता है, नहीं। ये इनपुट के तौर पर करंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, करंट 0 है। अंडरस्टूड? स्मॉल अमाउंट बिकम्स लार्जर वैल्यू, उसको हाई गेन हम कंसिडर करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर इनपुट को ही एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो हमने क्या समझा, करंट गेन इज इक्वल टू इंफिनिटी। दैट्स विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन, और गेट इलेक्ट्रिकल में भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मॉसफेट के क्वेश्चन अभी कंटिन्यू रहेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुए। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चन। क्या मैं उस क्वेश्चन को होमवर्क में दे सकता हूं आपको? दे दूं एक होमवर्क क्वेश्चन? चलिए, तो स्क्रीन को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें। दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022। 2022 में गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इस क्वेश्चन को, जिनको नोट करना है, बिल्कुल आप इसे इत्मीनान से नोट करें। इट्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ अपना डिस्कशन।
So that's will be enough for the today's session. Thank you.